हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सो आई होप बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत जगह तक। और कल की स्ट्रेटेजी की वीडियो देखने के बाद तो तुम्हारा दिल बिल्कुल शांति हो गया होगा कि अरे इसी तरीके से तो काम करना चाहिए था, ये तो चाहिए था बट मिल गया। मिल तो गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक होगा नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं। तो भाई साहब इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लेना, वरना स्ट्रेटेजीज तो तुमने शायद लाखों सुनी होगी, जगह जगह पे हर दिन एक नई स्ट्रेटेजी वीडियो आती है। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है सब कुछ उसके अंदर है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, सिंपल है, चैनल पे डली हुई है। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर संभव सीरीज। और ऑब्वियसली तुम लोगों की सीरीज है यार, मतलब मेन तो क्या ही है। और आज हमारा जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी से काफ़ी अच्छे सवाल बन जाते हैं CSIR में, PYQs में भी अगर तुम देखोगे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। हम सारी माइक्रोस्कोपी तो कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 35-40 मिनट्स के लेक्चर में पॉसिबल नहीं है उतना कर पाना। बट जो इंपॉर्टेंट है, या जिसमें हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग जिनसे हो सकती है, उतना तो अपन कवर जरूर करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी की अगर अपन बात करें तो थोड़ा बहुत उससे पहले एक दो चीज़ें और समझ लेना चाहिए हमको। ये है भैया हमारा डे नंबर 28, जो कि 60 डे की फ्री सीरीज का 28वां दिन है। और ये आपका मेन चीज जो इस सीरीज है, जो संभव सीरीज है, इसका मेन मोटिव क्या है? टू मेक योर सिलेक्शन अ रियलिटी। 60 दिन की फ्री सीरीज है, इसके अंदर नोट्स और जो आपका टेस्ट है वो कहाँ मिल जाएंगे? अब तो तुमको ऑलरेडी पता ही है, टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल ऑफ डिटॉक्स बायोलॉजी पे मिल जाएंगे। सारे लिंक्स वगैरह वहीं पे पोस्टेड है। तो ये टूल्स एंड टेक का फोर्थ डे है आज। हमने अभी तक इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूगेशन को डिटेल में कवर किया, एंड टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग द माइक्रोस्कोपी। मैं सोच रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर लेने का, श्योरिटी नहीं है, या तो हम सेल बायो शुरू करेंगे या फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। और अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो मैं घर से रिकॉर्ड करूंगा, तो वो स्टूडियो पे नहीं होंगे, वो आईपैड की स्क्रीन रिकॉर्डेड होंगे, क्योंकि अभी दिवाली पे घर जाना है। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे? तो पहले तो अपन बेसिक सी बात समझ लेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में कि चर्चा क्या होती है माइक्रोस्कोपी की। दूसरी चीज अपन फिर डिफरेंट टाइप्स में पहले समझ लेंगे, प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल है उसका माइक्रोस्कोपी का, यूजुअल प्रिंसिपल क्या है माइक्रोस्कोपी का। देन विल मूव ऑन टू टाइप्स। और जब हम टाइप्स पे बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के, तो दो मेजर अरेंजमेंट्स होते हैं इसके अंदर। एक आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी है ना, और एक आपकी कौन सी आ जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक वगैरह भी चलती है, बट अभी अपने को दो मेजर इंपॉर्टेंट इन्हीं पे ध्यान देना है। लाइट में हम लोग तीन मेजर पे बात करेंगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, सॉरी ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, और फिर अपन बात करेंगे फेज्ड कॉन्ट्रास्ट, फेज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दो कहानी हो जाएगी हमारी, सैम और टैम। सैम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और टैम का मतलब है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये कुछ कहानी होगी जो हमको यहाँ पे कवर करना होगी। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट आई ट्राई कि इसको थोड़ा ऐसा अपन इलेबोरेटेड रखें। राइट, तो इंट्रोडक्शन अगर अपन देखें कि माइक्रोस्कोपी के बारे में अगर अपन बात करें तो माइक्रोस्कोपी है क्या। ऑब्वियसली एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तभी ये बार बार इवॉल्व होती जा रही है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन और टू स्टडी द ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिमेन एट माइक्रोस्कोपिक स्केल। माइक्रोस्कोपिक स्केल का मतलब माइक्रोमीटर से समझ सकते हो तुम, कि 10⁻⁻⁶ का जो 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶, उस स्केल पे जाके हम इस पे काम करते हैं। ये बेसिकली मदद क्या करती है हमको? ये हमको किसी भी मटेरियल की फाइन डिटेल्स को समझने में मदद करती है, फाइन डिटेल्स ऑफ द मटेरियल। हमारे केस में जो हमारा मेन मोटिव होगा वो हमको बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्टडी करना होगा, और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हम यूजुअली नेकेड आंख से नहीं देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी इट, है ना। जैसे मुझे मेरे हाथ में देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो मुझे डायरेक्टली अगर मैं अपने हाथ को देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा बैक्टीरिया है या कौन से इसके अंदर माइक्रोफ्लोरा है या माइक्रोबायोटा है। लेकिन जब मैं इसको एक किसी माइक्रोस्कोप के अंदर देखता तो मुझे एक्चुअली समझ में आएगा कि अच्छा ये इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अभी मेरे हाथ पे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड दैट्स व्हाई दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बी ओनली सीन बाय माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइट, सही बात है। प्रिंसिपल पे आ जाते हैं अपन थोड़ा सा, प्रिंसिपल क्या काम करने वाला है इसमें। किसी भी माइक्रोस्कोपी की अगर अपन बात करें तो उसमें मेजरली एक ही प्रिंसिपल काम करता है, और वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है कि एक बहुत छोटी सी चीज है, और जब आप उसको बहुत बड़ा करके देखते हो तो आप समझ पाते हो कि अच्छा ये दिख तो ऐसा रहा है लेकिन ये है नहीं ऐसा, ये एक्चुअली है ऐसा। बात समझ में आ रही है? ये मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया, जैसे डॉट को इतना बड़ा डॉट बनाया तो मैग्नीफाई हो गया। ठीक है, सो माइक्रोस्कोपी में हम मैग्निफिकेशन करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जो बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे नेकेड आई, नंगी आंखों से देखने के लिए। ठीक है, किस पे रिलाई करेगा ये? या तो ये लेंसेज को यूज करेंगे,
हम माइक्रोस्कोप में या तो लेंसेज यूज करेंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करने वाले हैं वहां पे देखेंगे इसको। ठीक है, जिससे हम मैग्निफिकेशन करेंगे और अल्टीमेटली हम फाइन डिटेल्स को रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व वर्ड यही समझ लो। रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? अभी जैसे मान लो तुम वहां से देख रहे हो तो तुम लोगों के लिए 2 पॉइंट दूर है अभी, है ना? मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, देखो ये 2 पॉइंट एक दूसरे से दूर है। अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को और क्लोज बनाता हूँ तो शायद तुमको वहां से हो सकता है कि पास पास में दिख रहे हो। अगर और पास में बनाऊं तो तुमको लग रहा होगा ये दोनों चिपके हुए हैं। ठीक है, और पास में बनाऊं तो लाइक दिस। अब वहां से ये दोनों पॉइंट्स जो है ये बिल्कुल चिपके हुए दिख रहे होंगे तुमको, लेकिन मैं अगर यहाँ पे पास से देखता हूँ तो यहाँ थोड़ी सी बीच में गैप है। इसको कहा जाता है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का मतलब आप किस लेवल तक के दो पॉइंट्स के बीच में कितनी कम दूरी तक अगर आप चले जाओ तो आप समझ पाओ कि हाँ ये दो अलग अलग पॉइंट्स है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से 2 पॉइंट बना दूं, एक पॉइंट यहाँ बनाऊं और जस्ट उसके पास में दूसरा पॉइंट बना दूं, अभी अगर तुम देखोगे तो ये 2 पॉइंट नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो है इन दोनों को रिजोल्व नहीं कर पा रही है। रिजोल्व मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं देख पा रही है। तो रिजोल्यूशन इसे क्यों कहा जाता है? ठीक है, रिजोल्विंग पावर, जितने छोटे डिस्टेंस तक आप दो पॉइंट्स को अलग अलग देख सकते हो वो उसकी रिजोल्विंग पावर हो जाती है। ठीक है ना? जब भी आप माइक्रोस्कोपी करते हो आपको प्रॉपर लाइट का ध्यान देना पड़ता है, स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्टली आप नेचुरल स्पेसिमेन नहीं डाल सकते, उसका कुछ प्रिपरेशन होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं। जैसे अगर तुम स्लाइड को ध्यान से देख रहे हो तो पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, इसके ऊपर व्हाइट फॉन्ट्स हैं, तो तुमको व्हाइट फॉन्ट्स उभर के आ रहे हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट में है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये स्लाइड्स बहुत क्लियर दिख रही है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है इसके अंदर। सेम माइक्रोस्कोपी में होता है कि हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से कि उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़े, उसकी क्लैरिटी भी बढ़े। फिर अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है, और दूसरी भी होती है अलग अलग तरीके की टेक्निक्स जो बेसिस होता है उनका रेजोल्यूशन अलग अलग तरीके का, और स्पेसिफिसिटी भी होती है उनकी अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन के बेसिस पे। क्योंकि एक ही टेक्निक से आप सारे एप्लीकेशन नहीं परफॉर्म करा सकते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को डिराइव करना पड़ा, और आज हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में हम आज दो चीजों पर बात करेंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में आप जो फील्ड है उसको बहुत चमका के रखते हो, और एक चमकी हुई फील्ड पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये चमकी हुई फील्ड है पूरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ ये इस तरीके से एक चमकी हुई फील्ड है। अब ये वाइट फील्ड मान लो तुम्हारी पूरी चमक वाली फील्ड होगी, इसके ऊपर एक तुमने ये डॉट बना दिया, तो ये क्या है, ये इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ये सिर्फ इस हिस्से को देखना है ना। चाहो तो मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ लाइक दिस, है ना? तो अब ये जो डॉट है अलग से दिख रहा है, बाकी पूरी फील्ड में अलग से दिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है, तो हमको ये काला कलर चाहिए होगा। अगर कोई व्हाइट डॉट में इसके ऊपर बनाता हूँ तो मुझे वो वापस नहीं दिखेगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो फील्ड होगा वो ब्राइट होगा, और यहाँ पे आपको कलर्ड सैंपल्स ही देखने को मिलेंगे, या आपको कलरिंग करना पड़ेगी सैंपल की अगर उसके अंदर ट्रांसपेरेंट अरेंजमेंट है तो। जैसे यूजुअली जो हमारे पास बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं यूजुअली। कुछ ऑब्वियसली क्लोरोफिल वगैरह वाले पिगमेंट को हटा दिया जाए या आपके ज़ेनथोफिल्स वगैरह छोड़ दिया जाए, कैरोटिनॉइड्स, तो आपके यूजुअली तो ट्रांसपेरेंट ही है सेल्स। तो फिर आप उसके लिए ब्राइट फील्ड यूज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट स्टेनिंग द सैंपल। स्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आप अपन एक एक चीज करके देखते हैं। डार्क फील्ड में क्या होगा, डार्क फील्ड में आपकी फील्ड पूरी डार्क होगी और आपका जो सैंपल होगा वो चमकेगा, उसके अंदर कोई कलरिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। इल्यूमिनेशन की अगर बात करें, लाइट कैसे दोगे आप, तो इल्यूमिनेशन जो होगा यहाँ पे नीचे से दिया जाएगा, इस तरीके से इल्यूमिनेट किया जाएगा और डायरेक्ट लाइट होगी, पहली चीज ब्राइट फील्ड में। डार्क फील्ड में ऑब्लिक एंगल पे आप लाइट्स दोगे, और स्कैटर्ड लाइट दे सकते हो आप, साइड से दी जाएगी इस तरीके से, जैसे सैंपल है तो इसमें क्या होगा, नीचे से ऐसे डायरेक्ट लाइट दे रहे हो तो ये हो गई आपकी ब्राइट फील्ड। लेकिन अगर ये सैंपल है और आप इस पे एक एंगल से लाइट दे रहे हो, ऑब्लिक एंगल से, तो ये हो गई डार्क फील्ड। फिर आ जाते हैं सैंपल की विजिबिलिटी पे। ये उन सैंपल्स के लिए बहुत अच्छी होती है ब्राइट फील्ड जो आपके एब्जॉर्प्शन करते हैं या स्कैटरिंग करते हैं लाइट की। लेकिन जो डार्क फील्ड है वो उन तरीके के सैंपल्स के लिए होती है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं या जिनके अंदर कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं होता है। मतलब जो कॉन्ट्रास्ट मतलब अपने आप को अलग नहीं करते, कैमोफ्लेजिंग तरीके से समझ सकते हो। फिर आता है स्टेनिंग की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ब्राइट फील्ड में आपको यूजुअली स्टेनिंग जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट के लिए। यहाँ पे आपको स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सैंपल कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे सैंपल कॉन्ट्रास्ट स्टेनिंग पे डिसाइड होता है कि कितना कॉन्ट्रास्ट आपका बनेगा, डार्क लाइट जो भी,
और यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट को इनहेंस करते हैं बाय यूजिंग और बाय अंडरस्टैंडिंग स्कैटर्ड और डिफ्रेक्टेड लाइट, जो खुद सैंपल करेगा, है ना। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो बायोलॉजी में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, मटेरियल साइंसेस में यूज किया जाता है ब्राइट फील्ड। और अगर डार्क फील्ड की बात करें तो माइक्रोबायोम में, लाइफ सेल इमेजिंग में। लाइफ सेल इमेजिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई स्टेन वगैरह नहीं डाल रहे हो तो आप लाइफ सेल भी इसके अंदर डार्क फील्ड में देख सकते हो। और नैनो मटेरियल एनालिसिस में भी यूज किया जाता है। आखिरी में लाइट पाथ, तो डायरेक्ट लाइट होती है, ये नीचे से जो स्पेसिमेन को दी जाती है, जैसा कि मैंने तुमको बताया ब्राइट फील्ड में। और इसमें जो लाइट है वो आपके साइड से दी जाती है स्पेशलाइज्ड कंडेंसर के थ्रू, होलोकोन, और इस तरीके से कोलर इल्यूमिनेशन कहा जाता है इसको। आज तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं खैर, बट एक वर्ड चाहो तो याद रख सकते हो, इसको कोलर इल्यूमिनेशन कहा जाता है, KOHLER। और इसको होलोकोन इल्यूमिनेशन कहा जाता है, होलोकोन। ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ये बेसिक माइक्रोस्कोप दोनों में एक जैसा हो सकता है। और आपका ब्राइट फील्ड में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर के अलग अलग सेल्स दिख रही है। वहीं अगर डार्क फील्ड में देखेंगे तो हमारी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे आपकी फील्ड पूरी डार्क है, ये ब्लैक वाली जो फील्ड आपको दिख रही है ये पूरी डार्क है, और बीच में इस तरीके से सेल्स है। एक चीज और तुम यहाँ पे देख सकते हो, दोनों के अंदर लाइट सोर्स दोनों में एक जैसे है, बट ये सेंट्रल अपर्चर जो है ये दोनों को अलग बनाता है। सेंट्रल अपर्चर होने की वजह से क्या होता है, आपका जो लाइट होती है वो एक एंगल पे गिरती है इस तरीके से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा फील्ड ही क्या है, चमका दिया है उसने ब्राइट फील्ड में। So we start with the bright field first and then we'll move on to the dark and the phase contrast. Bright field माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी होती है, जो तुमने अपने बचपन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किया होगा स्कूल में, जिसमें आप नीचे एक मिरर लगाते हो और फिर वहां से मिरर लगा हुआ होता है और उस मिरर को सेट करते हो आपका सन रेज के अंडर में जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वो आपका ब्राइट फील्ड ही होता है। यहाँ पे स्पेसिमेन जो है वो आपके इल्यूमिनेट किए जाते हैं विजिबल लाइट से, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है। और ये आपको स्टेंड या फिर जो ऑलरेडी पिगमेंटेड सैंपल है, नेचुरली पिगमेंटेड सैंपल है, उनको देखने में मदद करती है। प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना सा ये होता है कि ये व्हाइट लाइट के ट्रांसमिशन के बेसिस पे पूरा का पूरा खेल होता है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होती है ये आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिंग व्हाइट लाइट पे बेस्ड होती है सैंपल के थ्रू, ठीक है। और जो एंटायर फील्ड होती है यहाँ पे भी देखो, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरी की पूरी जो फील्ड होती है जो आप देखने वाले हो वो आपकी नीचे से इल्यूमिनेटेड मतलब चमका दी जाती है। सैंपल जो होता है वो डार्क दिखता है उस फील्ड के अगेंस्ट, जो कि बहुत ब्राइट फील्ड होती है। और इस वजह से आपका गुड कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो जाता है सैंपल का, जो अल्टीमेटली आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या स्कैटर्ड करेगा। हरी बात समझ में? तो तुम कैसे समझ सकते हो कि नीचे से आपने चमका दी पूरी की पूरी, आपकी जो जगह है उसको पूरा आपने चमका दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ सैंपल पड़ा है जो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो तो डार्क दिखेगा ना, बाकी जगह पे तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लेकिन उस जगह पे हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। इल्यूमिनेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम लोग लाइट सोर्स यूज करने वाले इल्यूमिनेशन के लिए, जो जस्ट नीचे होता है आपके सैंपल के, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम कंडेंसर के थ्रू इसको लाइट को पास करवाते हैं। फिर जो स्पेसिमेन है उससे पहले ये आपका फिर स्पेसिमेन पे पहुंचती है, और फिर ये क्या पहुंचती है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहुंचती है। तो कंडेंसर, ये पीछे वाले डायग्राम में देखा होगा तुमने, यहाँ पे कंडेंसर लेंस है, नीचे से लाइट सोर्स आ रहा है, कंडेंसर, कंडेंसर के बाद स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये अब क्या होता है, स्पेसिमेन कुछ लाइट आपके ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी कैसी इमेज बनती है, डार्कर इमेज बन जाती है। सिंपल है यार, इतना टफ नहीं है। नीचे से आपने लाइट दी, स्पेसिमेन ने लाइट ऑब्जर्व कर ली, तो वो डार्क डार्क दिखने लग गया, सिंपल। फिर स्टेनिंग की अगर अपन बात करें, अब कुछ ऐसे सैंपल्स भी होंगे जो आपके एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो डार्क नहीं दिखेंगे, तो उनको आपको क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स को आपको क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है, कुछ स्पेशल स्टेन्स के साथ में या डाइस के साथ में, जिसके थ्रू आप उनको देख सकते हो और उनके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हो, है ना। और इसके अलावा आप अगर आप देखना चाहो तो आप उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को भी देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये यूज कर लिया, कोई न्यूक्लियर स्टेन यूज कर दिया, तो पूरे सेल में मैं सिर्फ न्यूक्लियस को स्टेन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ न्यूक्लियस देख सकता हूँ, बाकी पूरी सेल मुझे नहीं दिखेगी ब्राइट फील्ड में। इसके अलावा अगर मान लो तुमने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कोई स्टेन यूज किया तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को शो करेगा। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंट होते हैं ज्यादातर केसेस में, इसीलिए अपने को ब्राइट फील्ड में स्टेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे एक डायग्राम तुम देख सकते हो, ये पूरा का पूरा डायग्राम अपना ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का है। यहाँ शुरुआत में हमने एक लाइट सोर्स लिया है, ये लाइट सोर्स है, फिर ये कलेक्टर लेंस है जो ये सारी लाइट को कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल्टर्स है। फिल्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हम कौन सी वाली लाइट देना चाह रहे हैं। फिल्टर्स क्या करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से अलाइन करते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक फील्ड डायफ्राम दे रखा है, जिससे आप क्या करते हो, आपकी लाइट को एक पर्टिकुलर जगह से ही पास ऑन होने देते हो। फिर आता है अपना मिरर, मिरर से ये इस तरीके से टारगेट होकर आपके स्पेसिमेन पे जाती है फील्ड लेंस के थ्रू।
स्पेसिमेन पे जाने के बाद में यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ स्पेसिमेन है, उन्होंने बताया नहीं बट यहाँ पे स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन के नीचे हमेशा कंडेंसर होगा और ऊपर ऑब्जेक्टिव हो गया, ध्यान रखना है बात। यहाँ पे आपकी नोज पिन वगैरह हो गई, या आई पीस हो गया, नोज पीस हो गया, ये यहाँ पे प्रिज्म वगैरह लगे हुए हैं तो डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन वगैरह के लिए, और ये ट्यूब लेंस है जो ट्यूब के अंदर होता है। पॉइंट्स आप इतना सा ध्यान रखना तुमको कि यहाँ पे फील्ड जो है वो चमकी हुई होगी, आपका जो स्पेसिमेन होगा वो स्टेन्ड होगा या फिर वो नेचुरली पिगमेंटेड होगा, और उसकी वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उस फील्ड जो चमकी हुई फील्ड है उसके रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों से क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट फील्ड होगा, और वही कॉन्ट्रास्ट हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर मैग्निफिकेशन की बात करें हम ब्राइट फील्ड में, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अलग अलग लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन हो सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूज करते जाओगे तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्टिव लेंसेज बढ़ाते जाओगे उनके मल्टीप्लीकेशन में चलता जाएगा। जैसे आपने मान लो नीचे 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया, ऊपर आई पीस में 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया, तो मतलब आई पीस लेंस यूज किया, तो 10x मल्टीप्लाइड बाय 100x, तो ये हो जाएगा 1000x। इतना मैग्निफिकेशन है। नीचे मान लो आपने 1000x यूज कर लिया और ऊपर 100x यूज कर लिया, तो आपका मैग्निफिकेशन 100 इंटू 1000 हो जाएगा, जो कि 1,00,000 आपका मैग्निफिकेशन पे चला जाएगा। गेटिंग इट। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं उनको आप यूज कर करके आपकी मैग्निफिकेशन को बढ़ाते हो, और आई पीसेस जो होते हैं उनके अंदर जो लेंसेज होते हैं वो भी इसके साथ काम करते हैं, और इससे हम लोग हमारा मैग्निफिकेशन एडजस्ट करते हैं। फिर आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है आपका, क्योंकि हमारी विजिबल लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ है, आप जानते ही होंगे 720 या 700 नैनोमीटर से ज़्यादा हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ नहीं हो सकती है। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होने की वजह से आपका जो इसका ब्राइट फील्ड का रेजोल्यूशन होता है वो 200 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। इसी वजह से हम एक्सट्रीमली फाइन डिटेल्स नहीं देख पाते ब्राइट फील्ड में। एक्सट्रीमली मतलब बहुत बारीक डिटेल्स नहीं देख पाते, उसके लिए दूसरी टेक्निक्स आएंगी। फिर लास्टली अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, अच्छा ये वर्ड ध्यान रखना, वेवलेंथ। अच्छा एक पॉइंट और बता देते चलो, जो आपकी रिजोल्यूशन होती है वो आपकी वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और थीटा से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थीटा मतलब ये कि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो आपके स्पेसिमेन से कितना क्लोज है, जितना क्लोज होगा वो उतना उसका लाइट का एंगल कौन बनेगा, और उसके बेसिस पे। अभी मैं कोल ऑफ इल्यूमिनेशन वगैरह पे नहीं जाऊंगा, बट अभी के लिए तो तुम ये 2 पॉइंट भी याद रख लोगे तो काफी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा रेजोल्यूशन उतना ज्यादा होगा, वेवलेंथ जितनी कम होगी रेजोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। इसी पॉइंट के बेसिस पे ऑयल इमर्शन काम करता है। ऑयल इमर्शन जो आपका, जिसमें आप सैंपल के ऊपर ऑयल डालते हो, तो वो ऑयल जो है वो क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाता है तो रिजोल्विंग पावर भी इंक्रीज करता है। बात समझ आ रही है, रिजोल्विंग पावर भी इंक्रीज करता है। आखिरी में एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं, तो बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा काम होता है इसका, है ना। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को हम लोग यूज करते हैं नेचुरली पिगमेंटेड या स्टैंड ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए। मेडिकल डायग्नोसिस में काम होता है, क्योंकि ये आपकी क्लिनिकल लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, ब्लड स्मीयर्स को, यूरिन सैंपल्स वगैरह को देखने के लिए। मटेरियल साइंसेस में भी इसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि ये सरफेस और स्ट्रक्चर को देखने में मदद करता है मटेरियल की, जैसे मेटल हो गया, सिरेमिक हो गया, या फिर पॉलीमर्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, ये दो याद रखो काफी है। एडवांटेजेस पे आ जाता है। ब्राइट फील्ड जो है वो आपको सफिशिएंट कंट्रास्ट नहीं दे पाती है, ध्यान देना है ना, कुछ ट्रांसपेरेंट और कलरलेस स्पेसिमेन के लिए, और इसी वजह से हम इसको लाइव सेल इमेजिंग में यूज नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, लाइव सेल इमेजिंग में यूज नहीं करते हैं, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और सैंपल्स जो हैं वो आपका बहुत इंटेंस लाइट देने के कारण या इंटेंस स्टेनिंग करने के कारण कई बार खराब हो जाता है। डैमेज बाय एक्सपोजर टू इंटेंस लाइट, जब आप बहुत ज्यादा लाइट देते हो, क्योंकि आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप लगातार पूरी की पूरी फील्ड चमका दे रहे हो। ये पूरी फील्ड है और इसको पूरा ही चमका दिया आपने, इस वजह से जो आपका सैंपल है उसके ऊपर ज्यादा लाइट पड़ सकती है और वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ये दो डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक तो पहला सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट ना मिलना, और दूसरा आपका ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण अल्टीमेटली लाइट के एक्सपोजर के कारण आपका सेल का मर जाना या डैमेज हो जाना। दीज आर टू इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ योर ब्राइट फील्ड। लेट्स मूव ऑन। फिर आते हैं अपन डार्क फील्ड पे। डार्क फील्ड में नाम तुमको समझ में आ रहा होगा, फील्ड डार्क होने वाली, मतलब नीचे अंधेरा होगा और आपका जो स्पेसिमेन होगा वो चमकेगा। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ये अगेन स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, जिसमें हम सैंपल्स को विजुलाइज करते हैं ऐसे सैंपल्स को जो नियरली ट्रांसपेरेंट होता है। तो ब्राइट फील्ड में हम स्टेन सैंपल्स के लिए यूज कर रहे हैं या जो नेचुरली पिगमेंटेड है। डार्क फील्ड में हम ऐसे सैंपल्स यूज कर रहे हैं जो नेचुरली क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जिनके अंदर कोई कलर नहीं है, और इसी वजह से इनके अंदर बहुत कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है अगर आप इनको ट्रेडिशनल ब्राइट फील्ड इल्यूमिनेशन में देखते हो तो। ऑब्वियसली फिर वो काम नहीं करेगा।
इसी वजह से ब्राइट फील्ड को छोड़ के यहाँ पे हम बैकग्राउंड को जो रहता है उसको इल्यूमिनेट नहीं करते हैं। जैसे ब्राइट फील्ड में तो एक बैकग्राउंड इल्यूमिनेटेड है, यहाँ पे हम उसको इल्यूमिनेट नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम सैंपल को इल्यूमिनेट करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैंपल को इल्यूमिनेट करते हैं वाया ऑब्लिक और स्कैटर्ड लाइट, और इसी वजह से हमारा जो स्पेसिमेन होता है वो चमकता हुआ दिखता है। स्पेसिमेन अपीयर ब्राइट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। तो उल्टा हो रहा है बिल्कुल, जो ब्राइट फील्ड में हम लोग ब्राइट फील्ड लेके और स्पेसिमेन को स्टेन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो स्पेसिमेन है वो आपका चमक रहा है और आपकी पूरी की पूरी फील्ड क्या है, डार्क है। समझ में आ रही है बात? राइट। प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो है यहाँ पे प्रिंसिपल अलग होता है, वहां पे पीछे जो प्रिंसिपल था वो एब्जॉर्प्शन वाला प्रिंसिपल था, यहाँ पे प्रिंसिपल है स्कैटरिंग और डिफ्रैक्टिंग का, कि कितना स्कैटर हो रहा है कितना डिफ्रैक्ट हो रहा है आपका स्पेसिमेन से। और इस वजह से हम यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कंडेंसर यूज करते हैं जो हमारी लाइट को एक बहुत ही ओब्लिक एंगल पे टारगेट करवाता है स्पेसिमेन पे। जब लाइट वहां पे पहुंचती है, इंटरेक्ट करती है स्पेसिमेन के साथ, तो वो वहां से स्केटर और डिफ्रैक्ट हो जाती है, और इस वजह से हमारा जो सैंपल होता है वो बैकग्राउंड में भी देखने को मिलता है और बैकग्राउंड पूरा काला है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि एक यहाँ पे ना कुत्ता बना रखा है मैंने, बट तुमको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक मैंने इस तरीके से डॉग वॉग जो भी बना रखा है, तो आप बोलोगे हाँ दिख रहा है वो, क्योंकि अब उसके अंदर अरेंजमेंट आ गया है, कॉन्ट्रास्ट आ गया है। कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट का मतलब ही समझ लो, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट का मतलब ये होता है कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है वो क्या करती है, आपके कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस कर सकती है। और इसमें क्या रहता है कि आपका जो यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा, यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा मतलब क्या, कि अगर आप ब्राइट फील्ड में उसको देखते हो तो वो ट्रांसपेरेंट है, वो अच्छे से दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसमें डार्क फील्ड में देख रहे हो तो वो आपको उस स्पेसिमेन के डिटेल्स को ऑब्जर्व करने में मदद कर सकती है ना। ये उन तरह के ऑर्गेनिजम्स में बहुत फायदेमंद है जो ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट यूजुअली कुछ नहीं है बट ट्रांसल्यूसेंट है, अनस्टेन्ड बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, जैसे लिविंग सेल हो गया, बैक्टीरिया, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इन सब में आपको स्टेन नहीं डालना तो ये जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए इनको अच्छा रहता है। ध्यान देना इसमें, लिविंग वाला अरेंजमेंट याद रखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाता है अपना इसका डायग्राम। डायग्राम में तुमको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो एक अलग चीज आ गई यहाँ पे, कंडेंसर लेंस है ना, उसके नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, डार्क फील्ड स्टॉप। तो यहाँ से आपने कोलर इल्यूमिनेशन किया, डार्क फील्ड स्टॉप करने से आपका एक इस तरीके का क्या बना, कोन बन गया। ये कोन है ना एक तरह का, इसको ऐसे देखो, कोन है पूरा का पूरा, तो कोन बन गया। ये आपका होता है कोल ऑफ इल्यूमिनेशन। कोन ऑफ इल्यूमिनेशन होने की वजह से क्या होता है कि कुछ लाइट आपकी इस तरफ बाहर निकल जाती है, कुछ लाइट आपकी इधर बाहर निकल जाती है, और कुछ लाइट स्पेसिमेन से इंटरेक्ट करके यहाँ पे आती है इस जगह पे, ये ठीक है। वही लाइट फिर आगे जाके आपके मिरर के थ्रू होते हुए डिटेक्ट होती है और उनको पता चलता है कि अच्छा इस तरीके का अरेंजमेंट हमारे उस स्पेसिमेन में है या सैंपल में है। आगे बात समझ में, ज़्यादा क्लियर होगा? परफेक्ट। इसमें ना बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन से आते हैं इसमें से, बस थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करना। एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें कि एप्लीकेशंस क्या क्या, तो पहले तो होता है माइक्रोबायोलॉजी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को आप माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंगली यूज करते हो, मोटेलिटी को स्टडी करने के लिए, कैसे कोई चीज मूव कर रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, क्योंकि आप उसमें मार नहीं रहे हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी देख सकते हो, जैसे बैक्टीरिया की देखी थी और स्पायरोकिटेज। नैनो पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन, इसमें हम बात करते हैं कि हम नैनो पार्टिकल्स को एनालाइज करेंगे और नैनो मटेरियल या नैनो क्रिस्टल्स को। फिर होता है हिमेटोलॉजी, इसके अंदर हम ब्लड सेल्स को स्पेशल एग्जामिन करते हैं मलेरियल पैरासाइट्स को देखने के लिए। और फिर होता है मटेरियल साइंस, जिसमें हम एग्जामिन करते हैं हमारे किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की सरफेस और प्रॉपर्टीज को। गेटिंग इट? ये बेसिक बेसिक से कुछ एग्जांपल हो जाते हैं अपने किसके, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के, ठीक है। आ रही बात समझ में यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। अगले पे चले तो ये होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है ये अब दोनों की थोड़ी सी और एडवांस वर्जन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के, जैसे कि लिविंग सेल, वापस से ध्यान देना, लिविंग सेल। लिविंग सेल को यूज कर सकते हो आप कैसे, बाय एक्सप्लॉइटिंग द डिफरेंसेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन। तो देखो इसको, ये एक लिविंग सेल है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग होगा। तो क्यों? क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है, हर जगह अलग अलग तरीके का कंपोजिशन है, दैट्स व्हाई अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फेज कॉन्ट्रास्ट में हम ये करते हैं कि हम फेज शिफ्ट को स्टडी करते हैं, फेज शिफ्ट को स्टडी करते हैं। और ये फेज शिफ्ट क्यों होता है, बिकॉज देयर इज शिफ्ट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शिफ्ट के कारण। फिर फेज शिफ्ट हमारी आंखें कभी भी देख नहीं सकती है, हमारी आंखों में इस तरीके की कोई कैपेसिटी नहीं कि हम फेज शिफ्ट को देख सकें,
तो इस फेज शिफ्ट को हम फिर बदलते हैं ब्राइटनेस में, क्योंकि हमारी आंखें ब्राइटनेस और डलनेस तो देख सकती है, तो हम इसको क्या में बदलते हैं, ब्राइटनेस में बदलते हैं। और यही प्रिंसिपल होता है आपके फेस कॉन्ट्रास्ट का। देखो, तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल यूज करते हैं, जब भी लाइट आपके किसी पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन से जाती है तो उसके अंदर एक फेज शिफ्ट होता है। उसकी फेज शिफ्ट होने का क्या मतलब होता है कि जब भी आपकी कोई वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस तरीके से, तो आपकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ फेजेस होते हैं, और वो फेजेस में बदलाव आते हैं कब, जब वो किसी अलग जगह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन से निकलती है ना। और ये जो फेज शिफ्ट है, इनको हम लोग फिर ब्राइटनेस में वेरिएशंस में कन्वर्ट करते हैं, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि अच्छा इस वजह से इस तरह से चेंजेस हुए। दैट्स व्हाई द नेम इज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, क्योंकि आप किसको बदल रहे हो, आप फेजेस को बदल रहे हो वाया डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सैंपल विजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम लोग यूजुअली बायोलॉजिकल सैंपल्स को देख सकते हैं या स्पेसिमेंस को देख सकते हैं जो नियरली ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल एक्जैक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं बट नियरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे लिविंग सेल, ऑर्गेनेलीज, अनस्टेंट टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, अनस्टेंट टिश्यूज, इन सबको यहाँ पे जो आपके फाइन डिटेल्स होती है वो आपका यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो आपकी ब्राइट फील्ड में देखने को ना मिलती कभी। ब्राइट फील्ड में इसलिए देखने को नहीं मिलती क्योंकि सभी आपने इल्यूमिनेट कर दिया। अब जब सब इल्यूमिनेट कर दिया तो आपको बिल्कुल लेना एकदम ब्लर सी इमेज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे इल्यूमिनेशन है कहाँ पे नहीं है, वो सारी चीजें। ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट। अब कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट कुछ पीछे जैसा ही है। इसमें हम क्या करते हैं, आपके फेज डिफरेंस को इनहेंस करते हैं, है ना, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द फेज डिफरेंस इन द सैंपल, और उस फेज डिफरेंस को हम कन्वर्ट करते हैं एम्पलीट्यूड डिफरेंस में, है ना, एम्पलीट्यूड डिफरेंस में। और एम्पलीट्यूड डिफरेंस तो तुमको शायद पता ही होगा कि ए इज इक्वल्स टू इस आई और इस तरीके से, तो एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल और इक्वल्स टू स्क्वायर वगैरह लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो रहती है इसकी वजह से हमारा एम्पलीट्यूड डिफरेंस क्या बनाता है, ब्राइटनेस में डिफरेंस बनाता है, और इस वजह से हमारे डार्क स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं लाइट बैकग्राउंड के ऊपर, डार्क स्ट्रक्चर्स ऑन दी लाइट बैकग्राउंड। इस वजह से इसकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आती है यूजुअली फेस कॉन्ट्रास्ट की। ठीक है, इसका एक बेसिक सा अरेंजमेंट देख लो। यहाँ पे हमारे पास लाइट है, ये हमारे पास में एनुलर डायफ्राम है। एनुलर डायफ्राम को तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक काली डिस्क है और बीच में से किसी ने ये जगह काट दी है, काली डिस्क है और बीच में से किसी ने जगह कट कर दी, इसको बोलते हैं एनुलर डायफ्राम। इसी एनुलर डायफ्राम की एक बहन होने वाली है जो यहाँ पे लगने वाली है, जिसका नाम होता है फेस प्लेट। इस फेस प्लेट में कहीं कहीं पे ऐसे इस तरीके से ग्रूव होता है, और बाकी जगह पे ये ऐसी नॉर्मली होती है, किसी जगह पे ग्रूव किसी पे नॉर्मल। ठीक है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी, अगर उसको यहाँ से निकलना है, तो जहां जहां पे मैंने यहाँ पे डार्क बना रखा है, इसको छोड़ के सारा डार्क है, तो वहां पे वो सब लाइट लाइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे क्या होगा, इस जगह पे फेस प्लेट में सब लाइट लाइट हो जाएगा, और जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ी है बस वही वाली क्या होगी, ब्लैक ब्लैक होगी, ये जो ग्रूव तुमको दिख रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से लाइट निकली, लाइट निकलने के बाद में आपके इस जगह से ये जो व्हाइट वाला रीजन है यही खाली है, यहाँ से आपकी व्हाइट लाइट निकलते गई कंडेंसर पे। कंडेंसर पे जाने के बाद में कंडेंसर ने उसको स्पेसिमेन की तरफ छोड़ा, ये स्पेसिमेन की तरफ गए, स्पेसिमेन पे इन्होंने रिएक्ट किया और उसके बाद में दो तरीके की लाइट आई, एक आई अनरिटार्डेड लाइट रेट और एक आई रिटार्डेड लाइट रेस। जो अनरिटार्डेड लाइट रेस है उनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा सैंपल को, इसलिए वो सीधी निकल गई, लेकिन जो रिटार्डेड लाइट रेस है उसकी वजह से वो क्यों कम हो गई, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का बदलाव था उस जगह पे। फिर वो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का बदलाव है जिससे हम बोल रहे रिटार्डेड लाइट रेज है, वो जब फेस प्लेट से गुजरती है उसके बाद में उसका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है, और तुमको पता चल जाता है कि तुम्हारा स्पेसिमेन जो है वो क्या है, क्यों उसने फेस कॉन्ट्रास्ट में आइस लाइट को रोका, और वो सारी चीजें हमको यहाँ से समझ में आ जाती है। बात समझ में आ रही है। बेसिकली इसमें तुमको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम रिंग और फेस प्लेट यूज की जाती है, और इस वजह से हम इसको क्या करते हैं और बेटर बना पाते हैं फेस शिफ्ट करके। ठीक है, एप्लीकेशन फिर वही सारी बातें आ जाएगी, सेल बायोलॉजी में काफी यूज होती है ये, है ना, सेल की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनेलिस को स्टडी करने के लिए, और आपके लाइफ सेल्स को देखने के लिए। लाइफ सेल इंपॉर्टेंट वर्ड है वापस। माइक्रोबायोलॉजी में बात करें तो ये फिर आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को देखने के लिए, और स्टेनिंग की जरूरत नहीं होती है इसलिए इजी पड़ जाती है। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के लिए या आपका स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए यूज की जाती है। स्टेनिंग की जरूरत नहीं होती, तो ये खुद में अपने आप में एक एडवांटेज है। और स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये जो है इनके अंदर बहुत ही स्पेशलाइज्ड फेस कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है, ताकि जो हमारी इमेजेस है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आए। ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऊपर वाला लेंस। फिर ये जो ऑब्जेक्टिव है इनके अंदर एन्यूलर रिंग होती है, एन्यूलर रिंग, और ये आपकी फेस प्लेट जो की होती है उससे काम करती है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो ये एन्यूलर डायफ्राम है जो कंडेंसर में है, और फेस प्लेट जो ऑब्जेक्टिव में है। यहाँ पे शायद उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे एन्यूलर डायफ्राम होना चाहिए था कंडेंसर में, और फेस प्लेट होना चाहिए आपका किधर,
ऑब्जेक्टिव में, इसको करेक्ट कर लेना। डिसएडवांटेजेस भी ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस पहला तो ये है कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बहुत बढ़िया है ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस के लिए। ये क्या है, आपका प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है जिस तरीके से आपको डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी या फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी दे सकती है। इस वजह से हम इसको इतना अच्छा नहीं मानते कि भैया यार इसमें ना काफी काम करने की जरूरत है। तो ये तीन तरीके की हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी थी, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट। आई नो कि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो एनर्जी थोड़ी सी कम है, बट तुमको इसको एक बार फटाफट से वापस रिवाइज कर लेना, जल्दी से हो जाएगा, मोर देन इनफ है इतना कंटेंट, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। फिर आ जाता है अपन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फ्लोरोसेंस क्या है पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं।